दोस्तों नमस्कार। अब असमंजस के बादल छटने लगे हैं। कई दिन से जो घमासान चल रहा था मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट को लेकर कि कौन प्रत्याशी होगा, सुंबुल का टिकट बचेगा कि कटेगा, आरएलडी से कौन कैंडिडेट होगा, बीएसपी अंतिम वक्त में मोहरा तो नहीं बदल देगी, वो अब तस्वीर काफ़ी हद तक साफ हो गई है। चूँकि कल नॉमिनेशन का अंतिम दिन है और आज सुंबुल राणा ने समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पर्चा भर दिया है, नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इसके साथ दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये है कि आरएलडी ने अपने उसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए कि सिंबल आरएलडी का और प्रत्याशी भाजपा का, उसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी की मिथिलेश पाल को मोरना से टिकट दे दिया है, मीरापुर से। अब ये सीट मीरापुर है और मिथिलेश पाल मोरना सीट की विधायक भी रही हैं। तो राजे भाई साहब, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। काफ़ी तस्वीर काफ़ी हद तक आज साफ हुई है। हाँ, आज साफ हो गई। तो आरएलडी ने मिथिलेश पाल को दिया, तो अभी कह सकते हैं कि ये वही फॉर्मूला है कि सिंबल आरएलडी का और कैंडिडेट बीजेपी का। चूँकि मिथिलेश पाल इन दिनों बीजेपी में थी, हालांकि वो आरएलडी की पुरानी नेता हैं और वो मोरना सीट होती थी पहले मीरापुर की जगह, तो मोरना सीट से विधायक रही वो 2009 में। तो वो थोड़ा वो किस्सा बताइए हमें कि वो कैसे विधायक बनी पहली बार, थोड़ा उनके बारे में बताइए मिथिलेश पाल के। डॉक्टर साहब, जब पहले ये जो मीरापुर विधानसभा सीट है, ये 2008 के बाद में जब परिसीमन हुआ ना 2012 में, हाँ। तो 2012 में पहली बार ये मीरापुर सीट बनी। हाँ। उससे पहले ये मोरना सीट हुआ करती थी। तो यहाँ 2007 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस समय कादिर राणा साहब रालोद में होते थे जी। तो रालोद से उन्होंने चुनाव लड़ा, तो रालोद से वो जीत गए थे है मोरना सीट से। इसके बाद जैसे 2009 का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव आया तो वो बसपा में चले गए। उन्हें ये ऑप्शन लगा कि बसपा से उन्हें टिकट मिल सकता है मुजफ्फरनगर से। लोकसभा जा सकते हैं। हाँ, लोकसभा जा सकते हैं। तो उन्होंने रालोद में रहते हुए उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली और 2009 का बसपा चुनाव लड़ लिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का 2009 में। उस दौरान डॉक्टर साहब भाजपा और रालोद का गठबंधन था मुजफ्फरनगर में। अनुराधा चौधरी भाजपा की कैंडिडेट थी, मतलब ये सीट चली गई थी लोकदल के पास में। और उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय अनुराधा प्रचार चौधरी करने के लिए आए थे। सपा से टिकट पा गए थे संगीत सोम जी। संगीत सोम चुनाव लड़े थे सपा से, बसपा से कादिर राणा चुनाव लड़े थे और आरएलडी के पास सीट थी, वहाँ से अनुराधा चौधरी टिकट पा गई, चुनाव लड़ी थी। और चुनाव बड़ा घमासान था। रात में हमारे याद है कवर किया था, कादिर राणा जीत गए थे। कादिर राणा जीत गए थे। तो वो सीट खाली हो गई, फिर सीट खाली हो गई। खाली होने के बाद में जब उपचुनाव हुआ तो फिर रालोद ने मिथिलेश पाल को टिकट दिया और मिथिलेश पाल वहाँ ऐतिहासिक मतों से वो सीट जीत गई थी जी। उसके बाद में फिर 2012 में जब ये परिसीमन हुआ फिर ये सीट मीरापुर हो गई। तो मीरापुर में हालांकि 2012 में फिर चुनाव लड़ी मिथिलेश पाल रालोद आरएलडी के टिकट। हाँ, वो उसमें हार गई थी। तो तब कितने वोट पाई थी वो, किस नंबर पे रही थी? तब वो तीसरे नंबर पे थी। तब तीसरे नंबर पे रही। और वो 2012 का चुनाव जीता यहाँ बहुजन समाज पार्टी। हाँ, वो जमील अहमद जी। हाँ, जमील अहमद थे, उन्होंने जीत लिया था। वो थे, वो बसपा से थे उस समय। चूँकि वो चुनाव जीते 2007 में, नहीं 2012 में सपा। हाँ। और 17 का जब चुनाव होता है तो अवतार सिंह भड़ाना वहाँ से विधायक बन जाते हैं और मिथिलेश पाल चुनाव लड़ती हैं आरएलडी के सिंबल पे। फिर वहाँ से लगातार 2 चुनाव हारती हैं मिथिलेश, चौथे नंबर पे आती हैं उस समय और वो चौथे नंबर पे चली जाती हैं। क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगा 2013 में हुआ था और दंगे के बाद की हवा में ये चुनाव हुआ था, तो मिथिलेश पाल चौथे नंबर पे चली गई। 193 वोट से बीजेपी के अवतार भड़ाना जीते, इस सीट से विधायक बन गए। जी। उसके बाद समाजवादी पार्टी में चली जाती है मिथिलेश पाल। ये फिर 2017 का भी इन्होंने चुनाव लड़ा। 17 का तो अवतार भड़ाना जीत गए 17 में। 17 का जीतने के बाद जब ये हार गई थी, पाल हारी तो फिर सपा में चली गई थी। तो ये सपा में रही लगातार 2017 से लगातार 2023 तक ये सपा में रही जी। अब इन्होंने फिर टिकट मांगा बिजनौर लोकसभा से, अपनी दावेदारी करी, इन्हें टिकट नहीं मिला, फिर ये भाजपा में आ गई जी। और भारतीय जनता पार्टी में भी इन्हें टिकट नहीं मिला। अब जब आरएलडी का गठबंधन हो गया तो तब ये शुरू से कहा जा रहा था कि भाई सिंबल हो सकता आरएलडी का और प्रत्याशी हो सकता भाजपा से। और ये फॉर्मूला जयंत चौधरी जी ने विधानसभा चुनाव में भी आजमाया था और 3 सीटों पे आजमाया गया था ये फॉर्मूला। और इसके बाद ये कयास शुरू से थे। राजपाल सैनी का नाम सबसे पहले आया था और राजपाल सैनी प्रबल दावेदार भी थे, वो भी आरएलडी में रहे पहले, इन दिनों भाजपा में हैं और राज्यसभा सदस्य भी रहे राजपाल सैनी। तो राजपाल सैनी साहब
पीछे चले जाते हैं इस बीच, और इस बीच घमासान हो जाता है आरएलडी में। जयंत चौधरी टी पार्टी पे बुलाते हैं उन सारे लोगों को जो आरएलडी के भीतर, आरएलडी के उनके कार्यकर्ता हैं और उनके नेता हैं जो टिकट चाहते हैं। तो सारे ऐसे नेताओं को जयंत चौधरी दिल्ली बुलाते हैं अपने मंत्रालय में, और वहाँ चाय पिलाते हैं और चाय पे गपशप करते हुए सबको अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं और सबको कहते हैं कि भाई पार्टी संकट की स्थिति में है, पार्टी को ग्रो करना है, मजबूती से आगे बढ़ना है, इसलिए कोई आपस में सिर फुटोवल नहीं होनी चाहिए। आपस में तय करके सब लोग लग जाओ, ज़मीन पे काम करो, ग्राउंड पे काम करो। क्योंकि उनको ये भी फीडबैक मिल रहा था कि कोई भी नेता ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा, सब टिकट के प्रयास में लगे हुए हैं। तो चाय पी के सब आ गए वापस, और सब ने बाहर आने के बाद सबको लगा कि आज जो है बुलाया है जयंत चौधरी जी ने, तो शायद उनका नंबर कहीं ना कहीं है, वो सीरियस कंसिडरेशन में है। और सारे लोगों ने वहाँ एक बात ये भी रखी कि साहब जो सिंबल अपना है जब, तो प्रत्याशी भी अपना ही होना चाहिए, बीजेपी से नहीं आना चाहिए, कोई उधार का प्रत्याशी नहीं है। इस पे बड़ा जोर था उनका। खैर चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, और हमने तब ये वीडियो बना के ये कहा भी था कि कैंडिडेट उनके बाहर भी हो सकता है जो चाय पी के आए हैं जयंत चौधरी इसी के साथ। इस बीच में कल जो है घटनाक्रम तेज़ी से बदलता है। कल सिंबल ले आती हैं, सिंबल कादिर राणा साहब ब्लैंक सिंबल ले आते हैं, उस पर सिंबल का नाम आज लिख के और नॉमिनेशन फाइल हो जाता है। शुरू में ये भी चूँकि असमंजस की स्थिति थी, आरएलडी भी देख रहा था लगातार कि भाई पहले सपा क्या करती है ये देख लें, सपा ये देख रही थी आरएलडी क्या करता है ये देख लें। तो कल जब ये बात सामने आ गई कि समाजवादी पार्टी को बड़ा दांव खेल सकती है, चूँकि वो ब्लैंक सिंबल ले आए हैं, तो किसी भी प्रत्याशी का नाम उस पर लिखा जा सकता है। तो इसके बाद फिर जो है नवाजिश आलम, अमीर आलम के बेटे, और राव वारिस जो थाना भवन से आरएलडी के विधायक रहे हैं, उन दोनों का नाम भी तेज़ी से चलता है। और इसके बाद फिर समाजवादी पार्टी आज नॉमिनेशन फाइल करा देती है, और बीएसपी भी अपने शाहनजर को जो है ऑफिशियली डिक्लेयर करके नामांकन के लिए बोल देती है कि आप भी कीजिए नामांकन। तो अब काफ़ी हद तक, चूँकि एक दिन अभी बाकी है और उठापटक आखिरी वक्त तक हो जाती है, जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि बरनावा में सेम डे नॉमिनेशन के लास्ट डे सतेंद्र सोलंकी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, और सुबह तक जगत सिंह जी तैयारी कर रहे थे अपने घर पर बैठे हुए कि नॉमिनेशन फाइल करने जाना है। तो हो कल तक कुछ भी सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक तस्वीर अब साफ हो गई। हाँ, अब तो साफ है डॉक्टर साहब, ज़्यादा होगा नहीं। और आप देखो, ये तो जैसे ये हुआ ना अभी कुछ दिन पहले जब हम लोगों ने इस पर बात की कि चूँकि गठबंधन भाजपा और रालोद का है, तो भाजपा का प्रत्याशी होगा, रालोद का सिंबल होगा। बहुत सारे लोगों ने इस पर आपत्ति की थी कि ये अफवाह है, ऐसा नहीं है ना, की थी। और हमें ये विश्वास था, क्योंकि जब बात की बड़े नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये प्रमाणित है। जब दो दल चुनाव लड़ते हैं तो दोनों दलों को जोड़ने के लिए ऐसा जब होता है तो जीत मिलती है। टॉप लीडरशिप को तो जीत चाहिए, बिल्कुल, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि ए लड़ रहा है कि बी लड़ रहा है। अभी देखिए, अभी की स्थिति देखें आप, जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से तो जयंत चौधरी जी ने ठीक किया। विनेबिलिटी देखी, इक्वेशन देखा, चूँकि कोई भी नेता किसी एक जाति का नेता बन के रहना नहीं चाहता। जातिवाद की राजनीति इस समय चल रही है, तो वो जातियों का समूह अपने साथ इकट्ठा करना चाहता। तो जयंत चौधरी भी चाहते हैं उनके साथ अति पिछड़े जुड़ें, उनके साथ पिछड़ों में कई जातियां जुड़ें, उनके साथ अगड़े भी जुड़ें। तो उस हिसाब से तो उन्होंने आज की पॉलिटिक्स के हिसाब से तो एकदम सही स्टेप उठाया। लेकिन अगर आइडियलिज्म के हिसाब से बात करें, तो आइडियलिज्म ये कहता है कि किसी पार्टी के भीतर जब आप अपना कैडर खड़ा करते हैं, अपने कार्यकर्ता खड़े करते हैं, अपने नेता खड़े करते हैं, तो आपको उनको आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि आप में आपके कार्यकर्ताओं का विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, उनका हौसला बना रहे। क्योंकि जो लोग टिकट मांग रहे थे वहाँ पे, गुजर कई टिकट मांग रहे थे, जाट कई टिकट मांग रहे थे, सैनी भी दावेदार थे, मुस्लिम कैंडिडेट भी दावेदार थे, और उनके ये भी लॉजिक थे कि साहब हम पुराने कार्यकर्ता हैं, बाहर से उधार का प्रत्याशी नहीं आना चाहिए, और साहब हम मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त भी पार्टी छोड़ के कहीं नहीं गए, हमारे ऊपर मुकदमे भी हुए, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरएलडी वहाँ पे पॉलिटिक्स कर रहा था तो हम अड़ के खड़े हुए थे। तो उनका तर्क अपनी जगह वाजिब था। खैर, राजनीति में तो नंबर गेम होता है और जीत के मायने होते हैं, तो विनेबिलिटी का इक्वेशन जयंत चौधरी ने फिट किया। आप क्या मानते हैं? देखो, इस समय तो अगर अब ऐसा कोई है नहीं कि बदलाव की कोई संभावना इसलिए भी नहीं।
आप ये देखिए नहीं, कि बदलाव की बात नहीं है, सवाल ये है कि जो कार्यकर्ता उनके टिकट मांग रहे थे वो क्या करेंगे अब? नहीं, वो कुछ जिनको नहीं टी करेंगे। पार्टी पे बुलाया था, क्या उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्रोह कर सकते हैं? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो भीतरघात कर सकते हैं? क्या उनमें से कुछ लोगों की कैपेसिटी ऐसी है कि वो वोट शिफ्टिंग करा सकते हैं? क्या अभी भी आखिरी दिन बचा है तो क्या किसी भी पार्टी का कैंडिडेट चेंज हो सकता है इनमें से? चूंकि मुस्लिम कैंडिडेट्स 4 हो गए हैं सामने, देखिए डॉक्टर साहब, बीएसपी से भी है, एसपी से सुम्बुल हैं, चंद्रशेखर की पार्टी से भी हैं, ओवैसी की पार्टी से भी हैं, तो अभी भी कोई गुंजाइश है कहीं कि इक्वेशन चेंज नहीं हो? देखो, जहाँ तक नाराजगी की बात है कार्यकर्ताओं की, तो जो रालोद का कार्यकर्ता 2014 के 13 के दंगे के बाद भी रालोद से छिटका नहीं, रालोद के साथ रहा, हमें लगता नहीं कि टिकट को लेकर वो लोग नाराज होंगे, वो तो वहीं रहेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे ये चूँकि चंदन चौहान यहाँ से विधायक थे और फिर वो सांसद बन गए, तो आप हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा। चंदन तो हफ्ते भर पहले कन्विंस हो गए थे। हाँ, हमने अब ये ये है ना, देखा कि चंदन की गतिविधियां नहीं थी। अब उनको हफ्ते भर मिथिलेश पहले जयंत देखो, चौधरी जी ने कन्विंस कर दिया। मिथिलेश पाल को टिकट देके जयंत चौधरी ने, जो अति पिछड़ा बड़ा वोट बैंक है मीरापुर में, मुस्लिमों के बाद में जो बड़ा वोट बैंक है वो अति पिछड़ा है, और मिथिलेश पाल का टिकट होने का मतलब है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसे अपनी तरफ लेने का प्रयास किया है ना। रालोद का जो वहाँ परंपरागत वोट है, देखो रालोद को अल्पसंख्यक वोट तो नहीं मिलने की संभावना, क्योंकि भाजपा गठबंधन है, वो तो नहीं मिलेगा। और राणा जी, मैं बता दूं, देखो चुनाव तो अभी तो सेफ जोन में, अभी रालोद और भाजपा गठबंधन अभी सेफ जोन में है। सेफ जोन में इसलिए है कि जो एक बड़ा वोट बैंक था बीजेपी का, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशी है। नहीं, ये कहना तो राजेश भाई साहब अभी जल्दबाजी होगी कि कौन सेफ जोन में है, क्योंकि चुनाव तो चुनाव ही होता है। सारे एग्जिट पोल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बता रहे थे। तमाम न्यूज़ चैनल्स के लोगों को और तमाम यूट्यूबर्स को मैंने ट्विटर पे बाद में माफ़ी मांगते हुए पढ़ा, उन्होंने लिखा कि हम भांपने में चूक गए। नहीं, तो मेरा तो कहने मुझे का ऐसा लगता है, मेरा कहना ये है कि राजनीति तो बहुत अनिश्चितताओं का खेल है और इक्वेशंस बदलते रहते हैं, लहर चलती रहती है, लहर के भीतर लहर चलती रहती है, नहीं भांप पाते हैं लोग। तो ये कहना तो बहुत जल्दबाजी है अभी नहीं, कि ये वो नहीं, कौन अपर हैंड है। नहीं, अभी ये तो देखो, ये तो श्योर है। अगर आप भाजपा से पूछोगे, भाजपा कहेगी कि एक बड़ा वोट बैंक इसलिए भी है वो कि अगर रालोद का सिंबल होता, रालोद का प्रत्याशी होता, तो हम एक बार मानते कि जो अति पिछड़ा वर्ग है वो छिटक सकता है। लेकिन 2024 में जिस तरह चुनाव हुआ, राणा जी आप ये मानिए कि चुनाव तो उसी अंदाज में होगा अभी भी। ये उपचुनाव, चूँकि ये बहुत हॉट सीट है, और ये कहना भी बहुत ज़्यादा सही नहीं होगा कि मिथिलेश पाल को टिकट देने से जो और तमाम पीढ़ी जातियाँ, जो अति पीढ़ी वर्ग है, वो अति पीढ़ा वर्ग एकदम बीजेपी या रालोद के पक्ष में आ जाएगा। बहुत सारे इसके अलावा, टिकट के अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारी नाराज़गी भी है। और देखो, जो सामने प्रत्याशी है, अगर हम सपा की बात करें, सुम्बुल राणा के, अगर हम ससुर की बात करें कादिर राणा साहब की, तो चूँकि कादिर राणा साहब भी वो मजेव खिलाड़ी हैं राजनीति के, और 3 सदनों के वो सदस्य भी रह चुके। अगर उन्होंने पुत्र वधू का टिकट मांगा है, उसे नामांकन कराया है, तो उसके पीछे बहुत सारा है सोच लिया होगा, क्योंकि रालोद से वो यही। राजेश भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, पॉलिटिक्स केमिस्ट्री का खेल है। पॉलिटिक्स में हमेशा 2 गुणा 2 4 नहीं होते। तो इसलिए जो इक्वेशन अभी हमें एक प्रथम दृष्टया ये लग सकता है कि अगर 80-20 पे चुनाव होता है और चुनाव इस फॉर्मूले पे होता है कि बटोगे तो कटोगे, तो नंबर बड़ा दिखाई देता है कि भाई आरएलडी कैंडिडेट के पास नंबर बड़ा है, पोलराइजेशन हो गया तो। अगर लेकिन पोलराइजेशन होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अपनी समस्याएं हैं, अपने दुख दर्द हैं लोगों के। इस पूरी बेल्ट में इस समय गन्ने का मूवमेंट चल रहा है, मेरठ कमिश्नरी पे धरना चल रहा है, शामली चीनी मिल पे लगातार धरना चल रहा है, और आरएलडी के विधायक फेस नहीं कर पाए वहाँ किसानों को। भडल धनोरा गांव में लगातार किसानों का धरना चल रहा है। पैरेलल कई जगह चीनी मिलों पे बड़ा बकाया है अभी पहले साल का भी भुगतान नहीं हो पाया। पहले साल का भुगतान नहीं हुआ, नए साल का भाव घोषित सरकार दावा नहीं हुआ। कर रही है कि 14 दिन बाद भुगतान होना है। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, इसके अलावा महंगाई का क्राइसिस है। तो लोग जो हैं, लोगों का जैसे जनता, नेता का माइंडसेट जितनी तेज़ी से बदलता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जनता का उतनी तेज़ी से नहीं बदलता है। हम देख रहे हैं कि जिस समय आप देखिए कि आरएलडी और बीजेपी का कोalition ज़रूर होता है,
लेकिन दोनों के बीच में जो टकराहट है उसके डाइल्यूट होने में कितना लंबा समय लगता है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था मोदी नगर का। मोदी नगर में बागपत के सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान गए थे रेलवे के एक ब्रिज का निरीक्षण करने के लिए। तो वहाँ सिटिंग एमएलए बीजेपी की हैं डॉक्टर मंजू सिवाच, वो भी आ गई, और एक्स एमएलए आरएलडी के हैं वो सुदेश शर्मा जी, वो भी आ गए। तो मंजू सिवाच जी ने कहा कि ये तो जल्दी काम हो जाएगा, मैंने इसके लिए 10 लाख रुपए सेंक्शन करा दिए हैं। तो सुदेश शर्मा जी ने कहा कि 10 लाख रुपए तो मैंने सेंक्शन कराए थे अपने कार्यकाल में और उसके बाद 10 साल आपको हो गए। ये वीडियो वायरल हुआ। यानी वो कहीं ना कहीं भाई आगे फिर चुनाव होगा तो सुदेश शर्मा जी को अपनी दावेदारी करनी है चुनाव के लिए, मंजू जी को अपनी करनी है। तो ये कंट्राडिक्शंस रहते हैं और ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये विलुप्त हो जाते हैं और ये मासेज के बीच में रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं आरएलडी ने 10 दिन पहले टिकट घोषित कर दिया, अगर वो इतना ही अपर हैंड थे। देखो राणा जी, जैसे अब माहौल क्रिएट किया है। अभी 15 दिन पहले एक घटना डासना में होती है, इसके अलावा उसका रिएक्शन हो गया, पर नहीं इसमें कितना असर पड़ेगा। हाँ। देखो एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया। ये जो ये शब्द आया ना कि कटोगे तो बटोगे, अभी बुढ़ाना में घटना होगी और इसमें आप देख रहे हो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उस तरफ चले गए और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रालोद प्रवक्ता ने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि भाई आप बैल मुझे मार, आप किसके धर्म पे क्यों पाबंदी कर रहे हो, क्यों आप ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हो कि ऐसा हो। तो मुझे लगता है अभी तक हाँ अभी मीरापुर की स्थिति ये है, मीरापुर की स्थिति ये है राणा जी कि आप देखो बसपा ने शाहनजर को प्रत्याशी बनाया है, आज़ाद समाज पार्टी ने जमील अहमद जी को प्रत्याशी बनाया है, ओवैसी के अरशद जो हैं अरशद राणा उन्होंने उसे प्रत्याशी बनाया है और सपा से सुंबुल राणा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे नामांकन पत्र खरीदे गए हैं, अभी पता नहीं कितने आएंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसा लगता है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी का उम्मीदवार ना होता तो बसपा में बहुत प्रभाव डालती चुनाव में, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद अभी नगीना सीट से 2024 में अच्छे मतों से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं। और मुझे लगता है कि जो दलित वोट रहेंगे, जो दलित वोट आपस में आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जाएगा। जब ये समीकरण अच्छा बैठता है कि जब जैसे कटोगे तो बटे वाला जो नारा है, इसमें जब दलित इस तरफ आता है तो बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। और हमें लग रहा है कि दलित वोट बैंक दो पार्टियों के बीच होगा। कुछ परसेंट हो सकता है कि क्योंकि अनिल कुमार पुरकाई से विधायक है आरएलडी के, वो मंत्री बनाए आरएलडी के कोटे, वो अपना काम करें। अब वो देखना पड़ेगा कि वो कितने परसेंट दलितों को रिझा सकते हैं और वो रालोद के पक्ष में ला सकते हैं। फिलहाल तो समीकरणों पे हम अलग से वीडियो करेंगे फिर कि क्या संभावनाएं हो सकती हैं। फिलहाल इतना ही। और वहाँ बीजेपी ने 3 मंत्रियों को लगाया है। केपी मलिक वहाँ के प्रभारी बनाए हैं, डॉक्टर सोमेन तोमर वहाँ के प्रभारी बनाए हैं और अनिल कुमार जो पुरकाजी से एमएलए हैं आरएलडी के और मंत्री हैं प्रदेश सरकार में, तो 3 मंत्रियों को इंचार्ज बनाया गया वहाँ पे। और घमासान होना तय है, निश्चित तौर पर एक कड़ा मुकाबला होगा। चूँकि हम अगर देखें तो एक बड़ा राजनीतिक परिवार है कादिर राणा का भी, वो 3 सदनों में खुद रह चुके। उनके भाई नूर सलीम राणा चरथावल से एमएलए रह चुके हैं, उनके भतीजे शाहनवाज राणा जो है वो एमएलए रह चुके हैं। और आर्थिक तौर पे बहुत सबल परिवार है, ये कारोबारी परिवार है, पुराना ज़मींदार परिवार है। तो निश्चित तौर पर चुनाव का जो एक प्रबंधन होता है उसमें अर्थ की अपनी एक महत्ता होती है। तो वो निश्चित तौर पर एक मजबूत फाइट तो देंगे ही। और एक रिजल्ट्स, चूँकि चुनाव में खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि युद्ध और चुनाव जब तक आप जीत नहीं जाएं तब तक आपको चैन से नहीं बैठना होता है, तब तक पता नहीं उसमें किस पल क्या हो जाए। ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों में कहते हैं। तो ऐसी संभावनाएं तो बनी रहेंगी कि पाला इधर या उधर, ये तो मतदाता आज राणा जैसा आज नामांकन हुआ तो एक तस्वीर क्लियर होगी लोगों के बीच, लोगों के मन में जो भाव था क्या होना है वो सब क्लियर हो गया है ना। अब क्या है कि जैसे नामांकन हुआ सुंबुल राणा का और इधर शाम को आरएलडी से प्रत्याशी का नाम तय हो गया। इस समय आप देखोगे कि पूरे मुजफ्फरनगर में अब ये चर्चा है, लोग अभी से एनालिसिस कर रहे हैं। अभी बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं, जो लोग कादिर राणा साहब को जानते हैं वो ये कह रहे हैं कि कादिर राणा साहब मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ तक भी कहना है कि जो दूसरे कई प्रत्याशी हैं बहुत सारे नामांकन कादिर राणा साहब ने कराए हैं। दूसरी ओर जो लोग वहाँ परिपक्व हैं वो ये भी जानते हैं क्योंकि भाजपा से गठबंधन हुआ है। और आप देखिए अगर 2022 की बात करो
भाजपा और रालोद, आप दोनों के अगर वोट बैंक की बात करो, आप रालोद जब चंदन चौहान चुनाव लड़े, आप जो कम्युनिटी है, अगर एक कम्युनिटी को हटा दो तो जो दूसरा वोट बैंक था उसकी आप अगर उसका योग करो और प्लस प्रशांत चौधरी के वोट बैंक का योग करो तो बहुत बड़ा बैठता है। अब देखना यह है कि चुनाव में कौन से समीकरण हावी होंगे। हाँ, ये जरूर है कि घमासान भयंकर होगा और ये चूँकि हॉट सीट बन गई पश्चिम उत्तर प्रदेश की, सबकी नज़र मीरापुर पर रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि क्या होने वाला है। मेरा अभी भी ये मानना है कि राजनीति बहुत अनिश्चितताओं का खेल है। अभी कल तक का वक्त नॉमिनेशन में बाकी है, कब कौन सा दल, हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी तो अपने मोहरे नहीं बदलने जा रही हैं, लेकिन बाकी दलों में किसी में क्या हो सकता है इसके भी बड़े मायने होंगे। कल तक हम इंतज़ार करेंगे। और कुछ चर्चाएं ये भी हैं कि बिजनौर से जो विजेंदर सिंह ने चुनाव लड़ा था बीएसपी के टिकट पर, वो भी शायद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में आ सकते हैं। हो सकता है वो किसी दल में शामिल हो जाएं और ये भी हो सकता है कि वो कल तक किसी का सिंबल ले आएँ। ऐसी चर्चाएं भी हैं, ऐसी खुफिया जानकारियां भी हमारे पास हैं सोर्सेज से। तो खैर देखते हैं क्या होने जा रहा है। हम इंतज़ार करेंगे कल तक का। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।